अनुराग जी, आप कैसे आगे मैथ्स के बच्चे फिर से हमारी क्लास में। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो ये, अगर आपको ये देखो तो ये जो चैप्टर आपका डील करता है, दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद व्हाट, कि हमें इंट्रोडक्शन पहले देखना है कि जो ये जेनेटिक्स वाला पार्ट आया, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि क्या है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। दिस पर्टिकुलर इज द डेफिनेशन ऑफ योर जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये है क्या मैम। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या है अपने आजू बाजू देखते होगे, मुझे पता है आप लोगों ने 10th में थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। ठीक है, आपको पता है कि बेसिक से मैं बहुत एडवांस लेवल तक आपको चले जाते हूँ, और हमने नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मेरे उससे आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते भी हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारी कहानी, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये एक्चुअल में है क्या कहानी, कि जीन्स जो हैं पास ऑन हो रहे हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में टू नेक्स्ट जनरेशन, वो पास ऑन तो हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि दोनों चीजें चल रही है मैम। दोनों चीजें मीन्स कि हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग अब कि जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को तो बर्थ करते ही है, राइट, कि हम अपने पेरेंट्स जैसे हैं, हमारे भी हाथ पैर हैं, मुंह है, बाल है, सर है, पेट है, ये सब कुछ चीजें हैं। ठीक है, बट फिर भी हम क्या है, कार्बन कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। तो ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों चीजों को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, कि हमने क्या किया है, इनहेरिट किया है। ठीक है, इनहेरिट किया है अपने जो कैरेक्टर्स हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। क्या किया है, इनहेरिट किए हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आज इस बार की क्लास के लिए आपको याद रखना है कि P इज फॉर पेरेंट्स एंड O फॉर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगी। मैम, हाँ जी मैम एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या गौतम जी? मैम आपका पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, आप जो पढ़ा रहे हो। गौतम, आपकी पहली क्लास है ये? जी। ओके, तो थोड़ा सा आज की क्लास में आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। आपके गौतम, आप एक काम करना, आफ्टर द क्लास एक बार मुझसे बात करना, मुझे मैसेज करना। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बिकॉज अगर क्लास में हमारे 12 बच्चे हैं और उनमें से 11 को समझ में आ रहा है, एक को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं एकदम ABCD से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, थोड़ा सा साथ में रहो तो चीजें आपको क्लियर होंगी। आई गेस बाकी सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम, क्लियर है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी गौतम जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर मैं आपसे एक बार आफ्टर द क्लास बात करती हूँ। लो, ये क्या बस यही बताने आए थे मुझे? अरे मीटिंग से वाह, लीव हो गया है। अजीब अजीब से लोग हैं दुनिया में यार। कल भी यही बंदा जो था, आई गेस दूसरे नाम से क्लास में एंटर किया था, और यही कह रहा था, मैम मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जाइए जी, बाय। क्या बोलूं ऐसे लोगों को। ठीक है, चलो, कैरेक्टर्स हमारे मतलब इससे ज्यादा छोटे बच्चों की तरह मैं क्या समझा सकती हूँ यार। ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या आ गया हमारा जेनेटिक्स का, कि इनहेरिटेंस है, वहां पे कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या, कि हमारे जो कैरेक्टर, हम लोग जो है मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। बट उसके बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ी चीज आती है, वो है वेरिएशन। ठीक है, कि हम लोग का कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ सेम होने के बाद भी वी आर नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, हम लोग कार्बन कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे ही जेनेटिक्स नाम सुना होगा तो दो तीन चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। कौन कौन सी? आप लोग का लेवल देखे पहले, कौन कौन सी चीजें सोचते हो जेनेटिक्स नाम सुन के? क्यों तस्लीम, एक वर्ड आप ही बताइए। इनहेरिटेंस। अभय जी ने तो बोल दिया इनहेरिटेंस। तस्लीम आप? DNA। ओके, चलिए जी। और अरुण जी? जीन्स। जीन्स। तस्लीम आपको कुछ नहीं याद आता? क्या ये लड़का म्यूट करके भाग गया है? दीपक आप बताएं, क्या याद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर जेनेटिक्स देख के? मैम मेंडल। बिल्कुल सही, यही तो मैं वेट कर रही थी।
कि कोई तो नाम ले, मेंडल। ठीक है, बिल्कुल सही जी। मेंडल जी की याद आती है जैसे ही हम सुनते हैं। और एक जो है, हाँ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। गुड मॉर्निंग बक्सुन जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है। गुड चलिए, मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आजाद, आज आप भी लेट हो गए हो क्लास में। मैम इन्होंने यही थे ना जिन्होंने प्री प्लांट लिया था। हाँ जी, एक आपको पिसम सेटाइवम भी याद आना चाहिए। ठीक है जी। मैम पी का ही नाम होता है साइंटिफिक नेम। हाँ, वही साइंटिफिक नेम याद आने चाहिए। तुम लोग साइंटिस्ट ही हो, बायो लेके बैठे हो तो बटा थोड़ी ना बोलोगे। चलो, इंट्रोडक्शन आ जाता है हमारा जेनेटिक्स का। अब ये पहला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 पॉइंट्स, कि जेनेटिक्स बेसिकली किससे डील करेगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। अब आपको इनहेरिटेंस का मतलब भी पता है और मेरे अकॉर्डिंग वेरिएशन का मतलब भी पता है। या कोई है अभी जो गौतम जी की तरह कि उनको भी बल्ले नहीं पड़ रहा है। अब जिनको डेफिनेशन चाहिए एग्जैक्ट, वो ये रही कि कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या जिसने, इसका मतलब क्या कि हमने अपने वो कैरेक्टर्स इनहेरिट कर लिए हैं। दूसरा कह रहा है हेरिडेटिव हाँ जी, दूसरा जो एग्जैक्ट वाली लाइंस है, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग्स एक ही सेम ही होती है, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मैम माइक ऑन है किसी का? अक्षुन जी माइक ऑफ करें जी। ठीक है, वो पर्टिकुलर डिग्री जिससे कि हमारे प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। बस एक वर्ड याद करना है, डिग्री, और कुछ भी नहीं इसमें। तो वेरिएशन इज व्हाट, इट इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। चलिए जी मैम, तो कंबाइन अगर हम दोनों को मिला लें, मैंने आपको पहले बताया था कि इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स। और यही हमारी डेफिनेशन भी है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। खत्म कहानी इंट्रोडक्शन की। अभी आप लोगों की अगर एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन जाएं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एन एलिफेंट गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, अ काउ गिव बर्थ टू अ काफ, अ ह्यूमन गिव बर्थ टू अ बेबी ह्यूमन। तो ये सारी चीजें भी क्या हैं, जेनेटिक्स के एग्जाम्पल में हैं। आप चाहो तो अपने एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो। अब आते हैं क्या, जिनके नाम आपको आज की क्लास में रटने हैं, बिकॉज आज की जो क्लास है दैट इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास। तो मोस्टली आपको क्या चीजें मिलेंगी, मैं बोलती ना वर्ड, गाथा। ठीक है, गाथा। हाँ, मोस्टली क्या है, गाथा या स्टोरी आपको मिलेंगी, क्योंकि हम लोग आज थोड़े बहुत लॉज वगैरह पढ़ेंगे, ये सब चीजें। तो आप आज के लिए क्या कर लोगे, थोड़े बहुत नाम वगैरह याद कर लोगे। ठीक है, जैसे कि ये बात आपको पता है, रट लेंगे। नाम भी लिया, हाँ जी, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल को, ये आपको पता है। बट जो ये वर्ड था ना, जब मेंडल काम कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कोई वर्ड जीन्स जो था वो कभी नहीं यूज किया। ठीक है, ही नेवर यूज द वर्ड जीन और जेनेटिक्स। उनके लिए जो वर्ड था, क्या कौन सा वर्ड था, जीन की जगह उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, मैम हाइब्रिडाइजेशन। नो नो। इनहेरिटेंस। नहीं, जीन की जगह कोई बात नहीं, जीन की जगह जो उन्होंने मैम अभी use किया था, कौन सा क्लास है? बिल्कुल सही। क्या कृष्णा, आजाद क्या कह रहे हो? अभिषेक पूछा है कौन सा क्लास है? अभिषेक, ये बायो का क्लास है अभिषेक। मैम आपको लगा आंसर दिया है। नहीं नहीं, कृष्णा ने आंसर दिया है ना, कृष्णा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज फैक्टर। ठीक है, जो मेंडल वर्ड यूज करते थे कि फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फैक्टर्स की वजह से ही हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, कि सबकी शक्लें, मतलब सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी सबकी शक्लें अलग है। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया था दैट वाज फैक्टर, नेवर जीन। ठीक है, नेवर यूज द वर्ड जीन। ठीक है, यूज्ड वर्ड जीन। ठीक है, तो ये वर्ड भी, ये बात भी आपको क्या है, जब जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन आपका, जब अभी, क्योंकि आपको पता है ना 12th में भी पास होना इंपॉर्टेंट है, नीट से ही कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये वर्ड यस मैम। से पूछा जाएगा तो आप लिख के आएंगे, क्योंकि जेनेटिक्स वर्ड जो कॉइंड हुआ था, अगर आपको पता हो कि मेंडल ने काम कब से कब तक किया था, कोई बच्चा क्लास का, क्या मैम? 1822 से 63 तक। 1863 तक। 63। तो 22 से 63। ठीक है मैम 1856 है।
1856 से नहीं, 1863। पहले इनकी डेट अभी हम लिख देते हैं ना, अभी मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। 1822 से 1863, चलिए जी, हम लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने जो काम किया था दैट वाज अंडर द एरा 1800, ये जो 1800 वाला मैम है। 7 साल किया था। सुनो सुनो मेरी बात, अभी आ रही हूँ, अब है थोड़ा सा, फिर तुम्हारे वो होता है ना बेसब्रे घोड़े पे बैठ जाते हो, थोड़ा सा सब्र रख के बैठा करो क्लास में, ठीक है। अभी जो हम लोग आ रहे हैं उस वाले पार्ट पे, ठीक है। जेनेटिक्स जो वर्ड था, जब ये कॉइन हुआ था, इसको कॉइन किया था विलियम बैटसन ने इन द ईयर 1905, ठीक है। तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से रखना होना चाहिए कि जेनेटिक्स वर्ड का इन्वेंशन ही 1905 में विलियम बैटसन ने किया था। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने भी और काम किए थे, हम पढ़ेंगे आगे। बट जो मेंडल जी थे, उन्होंने फैक्टर वर्ड से पूरा का पूरा जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था। मॉर्निंग जी। उसके अलावा अगर आपको पता हो कि जो हमारा जेनेटिक्स वाला काम था, ये हमारा सिर्फ 7 इयर्स का मेंडल का काम था। अब एग्जैक्ट डेट अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। बट आपको पता हो, ये तो चीजें क्लियरिटी मिल गई है कि इनका जो काम था लगभग लगभग कहाँ से 1860s के बीच का इनका काम था, राइट। 1860s से के बीच का इनका काम था। बट अगर आप देखोगे ना, तो उस टाइम पे जो एरा था दैट वाज द एरा ऑफ व्हाट, कौन सा एरा चल रहा था? मैम एरा एरा मतलब 19th सेंचुरी नहीं। जैसे वो चलता है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कौन सा एरा चल रहा था 2 साल पहले, कोरोना, ठीक है। क्या दुनिया में और कोई बीमारी नहीं हो रही थी? बहुत सारी बीमारियां चल रही थी और बहुत अतरंगी अंतरंगी बीमारियां भी चल रही थी। बट सबका दिमाग पे क्या था? हर लैब में, हर हॉस्पिटल में, हर पर्सन किससे डील कर रहा था? कोरोना से। 2 साल पहले की कहानी यही थी बिल्कुल, यस मैम। ठीक है। उसी टाइम, उसी का मतलब होता है एक दौर, जिसे कहते हैं वो, जैसे मूवीज में नहीं कहते हैं कि अमिताभ जी का एक दौर था, एरा था, ठीक है, दैट इज एरा, ठीक है। तो मैं पहली बार सुना रहा। 1950 वाला जो एरा था, या फिर आप कह लो कि पूरा का पूरा 1800 जो सेंचुरी है, या 1900 सेंचुरी जो भी इसको बोलते हैं, 1800 वाला जो हमारा पूरा का पूरा ये 100 ईयर्स का वो मिड था, 19th सेंचुरी। एन एरा ऑफ लेमार्किज्म एंड योर डार्विनिज्म, ठीक है। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मेंडल को उनका काम की पहचान जीते जी नहीं मिल पाई थी। आपको पता होगा, क्योंकि सबको क्या, सब लोग किस पे बिजी थे कि क्या बोलते हैं, जिंदगी की उत्पत्ति कैसे हुई, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा आपने लेमार्किज्म और डार्विनिज्म में, थोड़ा बहुत तो आई गेस, है ना। यस तो मैम। नहीं पढ़ा है तो Yes, फिर अभी ma'am. आपका अगले का अगला चैप्टर, मतलब नेक्स्ट मंथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवोल्यूशन, तब उसमें तुमको और समझ में आएगा, ठीक है। यस न्यू मैम, डार्विनिज्म, डार्विन न्यू थ्योरी। डार्विनिज्म भी है, डार्विन थ्योरीज वगैरह, ठीक है। उस टाइम पे आप पढ़ोगे कि इन लोगों ने क्या काम किया था। यही वजह था एक कि मेंडल को उनके काम का जो है श्रेय उनके जीते जी नहीं मिला था, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं था उस बात पे कि कोई चीजें जो है ट्रांसफर हो रही हैं और कुछ रीजन की वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आ रहे हैं। तो इनके काम को, क्योंकि ये जो आपका जो मैंने लाइंस लिखी है ना, ये आपके नीट पेपर में ऐसी की ऐसी ही आई हुई है, ठीक है। कि जो ये 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वरीज एंड शेमार्क, ठीक है, एरिच वॉन शेमार्क, ये जो है कहाँ कहाँ से थे। और आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में इनके जो ये हैं मेंशन भी नहीं है, तो आपको नो ये मैम याद नहीं है। रखना है कि कार्ल कॉरेंस कहाँ से थे, हमारे जर्मनी से थे। ह्यूगो डी वरीज एच से याद कर लो, कहाँ से थे? ह्यूगो डी वरीज वाज फ्रॉम हॉलैंड। हॉलैंड। एंड एनरिच वॉन शेमार्क, इसको कैसे याद करना है आपने? दोनों वॉवेल फिर से आ गए। अभी वॉवेल का एक खेल समझ के आए हो, एड्स का एलिजा टेस्ट, है यस ना। मैम। और इसका भी ऐसे याद कर लो, एरिच वॉन शेमार्क जो थे कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से थे। और जीसी तो आप ऐसे ही याद कर लो, जीसी लगभग दिखने में भी सेम लगते हैं। कार्ल कॉरेंस वाज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। ये नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और इन्होंने जो मेंडल का काम था, तीनों ने अलग अलग, एक ही लैब नहीं थी उनकी, तीनों अलग अलग कंट्रीज से थे, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि तीनों का काम भी जो है अलग अलग रहा होगा, बट टाइमिंग सेम थी, इन द ईयर 1902। उसके बाद जो मेंडल के काम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की, जैसे कहते हैं ना, हेल्प मिली, दैट वाज डन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक का तो मतलब चलो ठीक है, ये तो अभी हमारा रिसेंट में ही आया है, 1900 कुछ की बात है, 1900 1902 या उसकी बात है, कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला, उसके लगभग की बात है। बट फिर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी कि डीएनए के स्ट्रक्चर आने से, कि डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हर डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, हमारे जीन्स या एलील्स प्रेजेंट, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हर जीन के 2 Yes. एलील होते हैं, ठीक है। यस। ये सारी चीजें अब आप इस क्लास में आज के सीखोगे। बट बिफोर कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको क्या ये सारे मतलब जो है पता होने चाहिए। जैसे अभी हमने कौन से सीख लिए हैं,
वेरिएशन और इनहेरिटेंस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है ना, इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेनेटिक्स भी मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है ना? यस मैम। बोलो, या फिर कोई चाहता है तो मैं रिपीट भी कर दूं दोबारा से? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है। कहाँ पे डिफरेंस आता है? वो आता है हमारा हेरिडिटी। जेनेटिक्स और हेरिडिटी में आपस में क्या डिफरेंस है? तो ये आपका एक होमवर्क भी है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे और लिख के लाएंगे और मुझे भी कल बताएंगे पांचवा डेफिनेशन कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमारा जेनेटिक्स क्या है? एक कंप्लीट ब्रांच साइंस का है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करते हैं जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। या फिर अगर आपको जो मैंने अभी सिखाई है 10 कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बोथ मीन्स द सेम। और हेरिडिटी में क्या आ जाता है हमारा? रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स, कि हम लोग जो है अपने भाई बहन से शक्ल थोड़ी बहुत क्यों मिलती है और हमारे पेरेंट्स से हमारी शक्ल क्यों मिलती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हेरिडिटी। ठीक है मैम, वैसे देखा जाए तो सिमिलर ही है। लगभग लगभग सिमिलर होते हैं अब है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो जेनेटिक्स में एक वर्ड आ जाता है वेरिएशन। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं आता है हेरिडिटी में। यस ठीक है, मैम। हेरिडिटी इज जस्ट अबाउट रिजेम्बलेंस। ठीक है, चलो फिर आगे हमारा कौन सा कहानी? हमारा कहानी आ गया एलील्स। एलील्स वाला पार्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एलील्स वाला पार्ट की कहानी क्या है? बहुत ही अच्छी कहानी और सिंपल सी है कि एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स हम इन्हें कहते हैं। होता क्या है बेसिकली, अगर आपको पता हो कि ये रहा हमारा क्रोमोसोम, कुछ ऐसे ही दिखता है। यस मैम, एक्स लाइक। ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम हमारा क्या है? एक हर क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, हर क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है मैम? जीन्स प्रेजेंट है। अब वो जीन्स मैम किसके हैं? ठीक है, जीन्स किसके हैं मैम मीन्स मतलब जीन्स किसके हैं मीन्स कि हर एक जीन जो है ना एक कैरेक्टर को कोड करता है। क्या कहा मैंने? हर एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। ये कोडिंग वाला काम हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर में। बस अभी के लिए ये सीख लो कि हर एक जीन को जो है एक कैरेक्टर को कोड करता है, और वो कैरेक्टर जो कोड होता है ना, ये तो हमारा मॉलिक्यूल का पार्ट है। ये कैरेक्टर जो कोड होता है वो जो देन है दैट इज बाय एलील्स। क्या मतलब मैम? मतलब ये कि आपकी हाइट जो है, हम जैसे ह्यूमंस की मत सोचो, अभी अभी हम मेंडल जी के काम पे पहुंच जाते हैं पी प्लांट पे। ठीक है, कि पी प्लांट का जो हाइट है वो या तो डोमिनेंट होता है, या तो टॉल होता है, या फिर हमारा डोमिनेंट नहीं, या फिर हमारा रेसेसिव होता है, ये देखो टॉल, या फिर हमारा डॉर्फ होता है, स्मॉल। ठीक है, हमने ये दोनों कैरेक्टर ही पढ़े हैं। तो ये क्या है? दिस इज द जीन फॉर हाइट ऑफ प्लांट। चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करो अब। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें। अब मैंने क्या कहा कि ये जो जीन है ये जीन इज फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। और एलील किसके लिए है? एलील हमारे इन दोनों ही क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए है। उड़ गया होगा दिमाग से, मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आया ना, थोड़ा आने से काम नहीं चलेगा ना। अब कि अभी ये एकदम बेसिक चैप्टर में हमने बहुत न्यूमेरिकल्स करने हैं, एंड मुझे पता है कि तुम लोग इस चैप्टर में बोर तो नहीं होने दूंगी तुम्हें मैं, आई प्रॉमिस यू फॉर दिस, क्योंकि मेरा फेवरेट है तो तुमको बोर कैसे होने देंगे हम। बट न्यूमेरिकल्स भी हमें बहुत सारे करने हैं इस चैप्टर से। बेसिकली जो आपके टेस्ट आएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल से, बट न्यूमेरिकल्स भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप न्यूमेरिकल वो क्या लगा फिजिक्स में कल आएंगे बायोलॉजी न्यूमेरिकल। बायोलॉजी अबे कराऊंगी मैं, सब्र रखो। कब की क्लास में करेंगे हम? आज के वेंसडे, कल तुम्हारी क्लास होती है ना, कल की क्लास से शायद थोड़े से स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले। देखो अब ध्यान से सुनो एक बार फिर से मेरी बात। ये रहा हमारा जीन, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो रही। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, सारे के सारे ऐसे लिखते जाओ कि ये मैम हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स में हमारे क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स मैम हमारे जीन प्रेजेंट है, और ये जीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। बट ये कोडिंग वाला पार्ट हमारा मॉलिक्यूलर का पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया? बस मैम। ठीक है, अब जीन्स जो है हमारे, मैंने क्या बोला आपको? हर एक जीन जो है क्या करेगा? कैरेक्टर्स को, हर एक जीन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम? हर एक जीन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर उसको कौन देता है? एरो देखो ध्यान से, कैरेक्टर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, वो कैरेक्टर उसे कौन देता है? वो कैरेक्टर मैम उसको एलील देते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी बात अभी समझ में आई?
मैम। है ना, इतनी छोटी सी बात समझ में आई। अब मैंने आपको एग्जांपल क्यों, क्योंकि हम लोग मैं basic- को एलएलई वाला वो बता दूंगा दुआ। एलएलई क्या करता है? मैम जीन के अंदर करेक्टर होता है, करेक्टर सुनो एलील मेरी बात, प्रोड्यूस करता है। कैसे बताऊं तुम्हें, जीन्स जो हर क्रोमोसोम के अंदर ना, जैसे यहाँ पे एक कोई जीन है, जो जीन ना यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज कर लो कि हम हाइट ऑफ प्लांट की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, मेंडल की हाइट ऑफ प्लांट सबसे इजीएस्ट है वो, कि इसके हाइट ऑफ प्लांट का जो जीन है वो क्रोमोसोम में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और ये जो जीन है वो कौन से उसका है, कौन से एलील का है, कि ये जो एलील है हमारा, देखो थोड़ा सा समझो कि मैंने आपको ना दो चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लास्ट ट्राई है मेरा, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो हम चैप्टर से आगे बढ़ जाएंगे, बट तुमको ये वाला पॉइंट मैं नहीं समझाऊंगी। जीन का मतलब होता है कि वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड कर रहा है। कैरेक्टर हमारे कौन से हो गए, कैरेक्टर हमारा हो गया मैम हाइट हो गई, जैसे ह्यूमंस पे मत जाओ क्योंकि ह्यूमंस का बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ प्लांट पे रहो अभी, वो भी मेंडल वाले प्लांट्स पे, ठीक है। जैसे प्लांट की हाइट थी, मेंडल ने क्या कहा था कि या तो उसकी हाइट लंबी होगी टॉल, या तो उसकी हाइट शॉर्ट होगी, करेक्ट, हमने यही पढ़ा था। या तो फिर हमने दूसरा जीन का कैरेक्टर हमने कौन सा ले लिया, कलर। ये क्या है, जीन्स जिन कैरेक्टर्स को कोड कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि जीन्स कोड करते हैं, तो किसको कोड कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स को। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर हैं वो हमारे जीन्स की ही देन है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच क्यों है, क्योंकि मेरे पास उतने तक का ही जीन था, ठीक है। मेरा जो कलर है वो एवरेज क्यों है, क्योंकि मेरे मतलब ह्यूमंस के कलर्स में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, उनका जो है पॉलिन उसमें आता है, बट क्या है, क्योंकि हमारे पास जीन उसी का था, ठीक है। जो भी कैरेक्टर है, कि मेरे बाल जो है वो ब्लैक क्यों है, बिकॉज मेरे पास जीन जो था दैट वाज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये होते हैं जीन्स की देन। और एलील्स का क्या काम है, कि एलील्स हमारे जो बताते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताते हैं। एलील्स हमारे मैम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है, एक सेकंड बता रही हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसका मतलब होता है बच्चा जी क्या, कि कितने सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। टॉल और शॉर्ट क्या हो गए इसके, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। समझ में आया ये बात, टॉल और डॉर्फ क्या है, Yes, दो ma'am. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। कलर्स में हम अगर हमने इनकी मेंडल जी की बात करें तो हमने कौन से कलर्स लिए थे, पर्पल और व्हाइट, करेक्ट, यही दोनों लिए थे। तो पर्पल और व्हाइट क्या है, पर्पल और व्हाइट मैम इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स किसने दिए उन्हें, उनके एलील्स ने, ठीक है। अब हमने ये क्या पॉइंट पढ़ लिया, कि ये क्रोमोसोम पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। कौन सा जीन प्रेजेंट है मैम, कि यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट का जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन हमारा हाइट ऑफ प्लांट को टॉल हाइट देगा या हमारे प्लांट को शॉर्ट हाइट देगा, ये बात कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये बात बेटा एलील डिसाइड कर रहा है। कि अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे भी कैपिटल टी है, तो प्लांट कैसा हुआ, टॉल। टॉल। यही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमने पढ़ा, हाँ जी मैम। यस मैम। इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे भी शॉर्ट टी है और यहाँ पे भी शॉर्ट टी है, तो ये हमारा Small एलील के कौन से कैरेक्टर्स हो गए, Small. ठीक है। और वही सेम कहानी हमारे किसके साथ हो जाएगी, कि अगर एक टॉल है और एक शॉर्ट है, ठीक है। तो ये आपको जीन और एलील में डिफरेंस पता होना चाहिए, कि जीन हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बताता है, और उस कैरेक्टर्स के कितने कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं वो हमारे एलील बताते हैं। कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे हाइट ऑफ द प्लांट के लिए थी, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सपोज कर लो कलर के लिए है, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने ले लिया यहाँ वाला, ये हमारा किसके लिए है, पॉड के शेप के लिए है। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में ये क्या है, अलग अलग जीन्स की लोकेशंस हैं। जीन्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, एंड सिमिलर इज द थिंग इज कि एलील्स भी हमारे पेयर्स में ही होते हैं, ठीक है। मैम क्लियर हो गया अच्छे से। बताओ जी, किसी बच्चे को अगर अभी भी क्लियर ना हो तो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, यहाँ से ही आपकी जेनेटिक्स की जो है, जैसे कहते हैं ना वो, जैसे जब घर बनता है तो वो नींव रखना वाला, यहीं से आपका वो चीज रखा जाता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बट आई होप मैंने इतना मेहनत जो किया है वो मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो यही देखो, आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हाट इज एलील, एलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने सारे इमोजीज मत भेजिए मतलब मुझे ही शर्म बचेगी। चलो, एलील्स क्या है, हमारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जैसे ही वर्ड यूज करेंगे आपको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो फॉर्म्स होते हैं। हम बेसिक की बात कर रहे हैं,
हमारे में जैसे ह्यूमन कलर की अगर आप बात करोगे ना, तो वो आता है हमारा प्लियोट्रॉफी में, बट अभी से ये वर्ड्स मत सीखो। प्लियोट्रॉफी में क्या कि मल्टीपल कलर्स है। ह्यूमन का, सॉरी हीमोग्लोबिन कह रही हूँ, हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमंस का ब्लड, कितने टाइप के ब्लड होते हैं मैम? ह्यूमंस में? ब्लड कितने टाइप के ब्लड होते हैं? मैम मैम 4 और कोई? मैम ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हाँ, तो अपने करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8 और H positive RH नेगेटिव। तो हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हो गए? दैट मींस 8 टाइप के। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्लियोट्रॉफी का। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, वहां तक जाएंगे। अभी वही डायरेक्ट यहाँ पे समझा देंगे तो तुम सब पगला जाओगे और मैं समझाते समझाते पगला जाऊंगी तुम्हें। चलो, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा इजी है। अब थोड़ा सा जितना है ना, अब हमारा सारा इजी चलता रहेगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए वही 2 पार्ट्स हमारे हार्ड वाले थे, जो आपको याद रखना है कि एलील्स और जीन में डिफरेंस क्या है, और क्या था ये वाला पार्ट, कि सबका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर। आपको सबको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या, कि वो कैरेक्टर जो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर अभी हम स्टार्टिंग में सब कुछ मेंडल को ही लेके चलते हैं, है ना। मेंडल जी ने इतना बड़ा काम किया था। तो जो टॉल कैरेक्टर है, जस्ट 1 सेकेंड, जो हमारा टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है। का वो क्या है? डोमिनेंट है मैम। और पॉड का शेप हमारे राउंड है, वो भी क्या है? डोमिनेंट है मैम। पॉड का शेप हमारा ग्रीन है, वो भी क्या है? डोमिनेंट है मैम। तो जितने भी कैरेक्टर जो हमने डोमिनेंट वाले अभी हम मैं आपको दूंगी, और वो भी आपको कल याद होने चाहिए। किसी से भी 7 कैरेक्टर पूछ लूंगी मैं। फिर आ गया हमारा क्या? रेसेसिव वाला पार्ट। रेसेसिव कौन सा है? जो कैरेक्टर हमारा सप्रेस हो गया, जैसे स्मॉल हाइट। ठीक है, और ये कौन सा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। रिंकल्ड ठीक है, रिंकल्ड या कॉन्स्ट्रिक्टेड सीट। ठीक है, और दूसरा और हमारा क्या? येलो। येलो कलर। ये हमारे किस में आ गए? रेसेसिव कैरेक्टर्स में आ गए। फिर आ गया होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या था, कि दोनों जो हमारे जीन्स के एलील्स हैं, ठीक है, एलील्स ऑफ द जीन। देखो वर्ड्स को, अब तुम्हें वर्ड बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्रोमोसोम, उसके अंदर एक लोकेशन पे होते हैं मैम जीन, और ये जीन किसके होते हैं? किसके होते हैं? एलील्स के। एलील्स के। हाँ जी, द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स। ठीक है, जीन किसी एक पर्टिकुलर जीन के सिमिलर एलील है, कि यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी कैपिटल टी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी है। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चा? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, मेरा पेन गिर गया। बहुत कीमती पेन है ये 6000 का पेन चल रहा है भाई। हाँ, मैम चल। आपने ऐसे शक्ल बनाने में लगा कॉकरोच आ गया। नहीं नहीं, कॉकरोच से इतना डर नहीं है भाई, कॉकरोच को तो मैं मार दूंगी चप्पल वप्पल से। बट ये पेन टूट गया तो 6000 का फटका लगेगा सीधे। चलो ठीक है चलो, क्या पढ़ा था हमने? हाँ, हम पढ़ रहे थे मैम कि ये रहा हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे हमारे यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, और ये जीन किसको? एलील्स को कोड करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे रहे हैं। अब ये हमारे अगर सेम सेम है, चाहे ये, ठीक है, स्मॉल वाले चाहे कैपिटल वाले, तो उनको हम कहते हैं होमोजाइगस। बट अगर ये कैसे हो जाते हैं? एक कैपिटल एक स्मॉल, है ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? हेटेरोजाइगस। आर वी क्लियर विद दिस कि होमोजाइगस का और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? मैम ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्ट आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आपको जितना बेस्ट तरीके से समझाना था वो समझा चुकी हो। अब फिनोटाइप इज अगेन वही काम, कौन सा? वो कैरेक्टर जो कि फिजिकली अपीयर हो रहा है, फिजिकली हम जिसको देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप निकालना है थोड़ा सा इजी, बट यस, जब अभी आप मेंडल का ही जीनोटाइप निकालोगे ना, कौन सा वाले का सुना है ना सबने? ये 9:3:3:1। यस हम क्रॉस करवाते हैं YYRR का इंटू स्मॉल YY स्मॉल RR का, करेक्ट? अब तुम लोग को इसका क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशियो तो पता है कि ये है, मैंने बता दिया। ठीक है, चलो देखो, मैंने आज एक नई चीज सिखाई थी। अब इसका कल आप लोग मुझे जीनोटाइप निकाल के दिखाओगे याद था मगर मैं भूल गया। मैम बहुत लंबा होता है। याद था ना, बट कोई बात नहीं। आप लोग को ये कैसे है, मैंने यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कैपिटल Y कैपिटल R। मैम 1:2:2:1। अभी नहीं बताना, ठीक है। ये RR, फिर यहाँ पे Y स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, और इसका हमने फिनोटिपिक रेशियो नाम कर लिया है 9:3:3:1। ठीक है, अब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो कल निकाल के लाएंगे। ठीक है, चलो जी। मैम मैं अभी बता दूं? नहीं, अब है
ओके मैम। ठीक है, ये रहा हमारा। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आगे जी हमारे मेंडल जी, ठीक है, जिन्होंने ये सारी की सारी बताया कि भाई कुछ जीन्स जैसा भी होता है, जीन्स में एलील्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देते हैं, और इनका काम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी ने जो हमें डेट बताई थी, वो क्या बताई थी पता है मुझे? उस टाइम इसीलिए हंसी आ रही थी कि आपने जो डेट बताई ना बच्चे, वो उनके जन्म की डेट बताई थी। 1822 से 63 बोला था ना उन्होंने। एक डेट सही थी उनकी, एक गलत थी। ठीक है, आप कहाँ पे, यहीं पे कहीं लिखा था हमने, हटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या था कि 1822 जो है ना, वो उनका बर्थ ईयर है, कि जब वो पैदा हुए थे, और 1884 में वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारा उनके बारे में ही है। थोड़ा सा इनको भी हम पढ़ लेते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है क्वेश्चन आ चुका है। कौन से वाले पॉइंट से मैम? इस पॉइंट से। ठीक है, चलो जी, क्या है मैम? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं उन्हें हम। ठीक है मैम, ग्रीगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम है। 1822 से 1884 ये उनका लाइफ स्पैन है जिसे कह सकते हो। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रिया से, इसलिए उन्हें ऑस्ट्रियन मॉन्क भी कहते हैं। किस पे पूरा काम किया है उन्होंने? गार्डन पी पे काम किया है, पिसम सेटाइवम कहते हैं हम उसे। फिर है कि इन्होंने जो काम किया वो कौन से प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ? तो दैट वाज पब्लिश्ड इन इन क्या बोलते हैं, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा, आप आई डोंट नो आप में से भी कितने लोग जानते हो इस चीजों को या नहीं। जैसे मैं तो जैसे पीएचडी की हुई हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है कि क्या होता है ना, कि हम लोगों को अपने जो है पेपर्स, जो हम लोगों ने रिसर्च काम किया है, उसको हम बोलते हैं पेपर्स। ठीक है, अपना जो पेपर है वो पब्लिश करवाना होता है। ठीक है, और हमारे मतलब रूल होता है इसमें कि अगर आपने 3 पेपर पब्लिश नहीं करवाए हैं, तो आपका जो पीएचडी डिग्री है वो आपको अवार्ड नहीं होता है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 कराने चाहिए, बट उससे ज्यादा ही हो जाते हैं एक्चुअली। हर 6-7 महीने में लोग एक पेपर पब्लिश करवाई देते हैं, और वो भी क्या, अच्छे वाले जर्नल्स में। क्या मैंने बोला वर्ड? अच्छे वाले जर्नल्स में। ठीक है, तो इन्होंने भी वही काम किया था कि इन्होंने जो अपना काम पब्लिश करवाया था, तो ये था उनके जर्नल का नाम। और जो हम पेपर पब्लिश करवाते हैं ना, ये आपके अवंती वाले क्यों सुबह सुबह कॉल कर रहे हैं? एक सेकंड देना। मैम क्या? चलिए, थैंक यू सो मच जी। एक्चुअली सीयूईटी वाला का एक थोड़ा सा कॉल था, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मैम को कि आज टेस्ट है क्या। मैंने कहा आज टेस्ट नहीं है मैम, थर्सडे टेस्ट है, आज हमारी क्लास ही होती है। चलो कहाँ थे हम, कहाँ थे, खाते खाते कि उन्होंने जो अपना काम था उसको कौन से जर्नल में पब्लिश करवाया? जर्नल में। ठीक है, जैसे दैनिक जागरण क्या है हमारा? अखबार का नाम है, राइट? न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण होगा। हाँ, तो वैसे ही जर्नल का नाम क्या था? ये हमारे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। और कौन से ईयर में कराया? 1866 में। और उनके पेपर का नाम क्या था? जैसे लिखते हैं ना वो, केजरीवाल ने बिजली पानी मुफ्त किया। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर इज योर एंटाइटल्ड हेडिंग। तो उनका जो पेपर था मेंडल जी का, दैट वाज एंटाइटल्ड इन एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? मैम। या ये भी हार्ड लग रहा है? आई गेस ये मैम। समझ में आना चाहिए। यस मैम। यस मैम। हाँ, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और इसीलिए हाई पॉसिबिलिटी है, एंड दैट टू मेंस में आया है। ठीक है, तो इसीलिए हाई पॉसिबिलिटी है कि आपसे इसको फिर से पूछ ले। फिर क्या है, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि मेंडल को कोई फेम नहीं मिला जब तक कि वो जिंदा थे। आफ्टर उनकी डेथ, ठीक है, जो मतलब ये तो उनका डेथ का तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट क्या बोलते हैं, आफ्टर जो उनका काम करने का टाइम था वो जो खत्म हुआ, उसके बाद से 34 इयर्स बाद रीडिस्कवर हुआ था उनका वर्क इंडिपेंडेंटली बाय कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड शेमार। वक्सुन जी, कार्ल कॉरेंस कहाँ के थे? वक्सुन जी बताएंगे। क्या जर्मनी के बताना है मैम। मैम? जर्मनी के। चलो जी, बच गए आप। अब नेक्स्ट है, अभी किसी ने तो हैंड रेस किया, ये कौन है? दीपक, राइट? एक तो दीपक और अभय का लगभग लगभग डीपी सेम है ना? हाँ, चलो। ह्यूगो डी वेरीज कहाँ से थे?
हॉलैंड। कौन हॉलैंड। सा? हॉलैंड, बिल्कुल सही। यस और मैम, शिमार? हॉलैंड। शिमार। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया। अरे ऑस्ट्रिया। लड़की क्लास में हमारे कोई? अलीशा। ओके, ठीक है, ऑस्ट्रिया। एंड यहीं से हमारे कौन थे? मेंडल जी भी थे। ठीक या है, चलो। अब आपको पता होगा कि मेंडल के लॉ को हमने क्या कहते हैं? मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड मेंडल वाज लकी फॉर सिलेक्टिंग द गार्डन पी। क्यों? अभी है कि नेक्स्ट में? चलो चलो बताओ। मेंडल, मैंने लास्ट में लाइन लिखी है कि मेंडल वाज लकी कि उन्होंने गार्डन पी सेलेक्ट किया। एनी 4 रीजंस जो आप बताना चाहो? मैं तो बताऊंगी 6-7 रीजन आपको। मैम क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं ज्यादा। मैम, इनमें वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो के बाद जल्दी जम जल्दी जाता हो बड़ा नहीं जाता है, होता। बहुत कम नो टाइम में मैम, होता इनका है। लाइफ स्पैन कम होता है और इनमें जल्दी जल्दी वेरिएशंस आते हैं, तो इसीलिए इनको दोनों के नोटिस दोनों करना रीजन इजी सही होता है है। कि लाइफ स्पैन शॉर्ट है। ठीक है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है और इजीली एंड फास्ट रिप्रोडक्शन है। यस। चलो, और कोई रीजन? और मैम 14 ट्रू ब्रीडिंग होती है। क्या होती है? इसका जो वेरिएशन है मैम थे आपका पेपर है। कृष्णा, कृष्णा सो मेनी नहीं, लिमिटेड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, या फिर आप कह दो कि ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जस्ट ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नए नए वर्ड सीख लो, जैसे मैंने भी आपको बताया, पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स, ये सब मैं ऐसे लिखूंगी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम सीसी लिखेंगे। अब इसको क्रिस्टल क्लियर मत समझ लेना। तो ठीक है, मैम 150 हाँ, सीसी। तो क्या है? सीसी है हमारा मतलब कि ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या? क्योंकि आपने मेंडल का जो वर्क देखा होगा, उनके जो 7 कैरेक्टर्स थे, उनमें किसी में भी आपने ये नहीं देखा होगा कि या तो वो टॉल है या डॉर्फ है, कोई इंटरमीडिएट भी था। हमने ऐसा कोई कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि 2 ऑपोजिट कैरेक्टर्स, या तो क्या बोलते हैं, लड़का या लड़की। ठीक यस है, ये मैम, वाला का है। ठीक है, तो मिडिल का नहीं। इनके पास क्या थे? हाँ, इंग्लिश वाला सीखिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो ये हमारा दूसरा रीजन था। चलिए जी, और बाकी रीजन मैं अभी आपको समझाती हूँ आगे, मतलब थोड़े बहुत तो पढ़े ही हो तुम लोग। क्या बोला है आपने बच्चे? मैम कैरेक्टर्स की जगह ट्रेट्स बोल सकते यस हैं। हाँ मैम। जी, बिल्कुल बोल सकते हैं यस, आदर्श, ट्रेड्स को। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आ गया मेंडल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे। मेंडल कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। अब ये डेट आप लोग रट लो। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैम उन्होंने यही तो 7 साल बताई थी, 7 इयर्स। नहीं, 7 ईयर्स तो बताया था आपने, बट ईयर कौन, कोई नहीं बता पा रहा था। ठीक है, मैम एक बताया ने तो बताया, 1856 बोला था मैंने। किसी ने सुना था कि अभय ने बोला था? क्योंकि बताया मैंने था तो, मैम, मैम 2-3 बार बोला था। मैं किसी तो ने नहीं बोल बताया मान था। रही थी कि आपने बोला था। चलो जी, कोई बात नहीं, बोला था तो लास्ट में। अच्छी बात है कि 1886 से 1863 तक ये 7 साल जो थे वो क्या बोलते हैं, अब मैं कह रही थी अभय जी ने काम किया था। ठीक है, मेंडल जी ने काम किया था। और अब आप देखोगे तो आफ्टर यहाँ से 34 ईयर्स के बाद ही उनका जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ था। ठीक है, 1863 के बाद अगर हम 1902 मान ले, तो ये हमारा लगभग लगभग 34 ईयर्स का टेन्योर आ जाता है, जब उनका वर्क रीडिस्कवर किया था उन 3 साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब मेंडल ने काम क्या किया था उससे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि, हाँ, ये एक बार हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी देख लेते हैं पहले कि मेंडल के जो 7 जो थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो ये। ठीक है, और कल की क्लास में मैं किसी से भी पूछ लूंगी ये वाले पार्ट, आपको बिल्कुल पूरे के पूरे रटे होने चाहिए। तुम्हारे 10th में भी ये थे। ठीक है, मुझे पता है यस कि अरे मैम। मैथ वाले हैं, इजी हैं, बट फिर भी जब सामने आ जाते हैं ना तो एक आध गड़बड़ करके ही आ जाते हो। बिल्कुल पूरे के पूरे हाइट ये सब कुछ याद होना चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जस्ट 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 2 पेयर्स नहीं, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिसमें मतलब क्या, 2 ही कैरेक्टर्स होंगे, या तो वो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव यस। होगा। बट हम लोग अभी जैसे पढ़ेंगे ना बीच में उनमें को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट क्या बोलते हैं डोमिनेंस में, वो चीज मेंडल के काम में नहीं थी। इसीलिए मेंडल को कहा जाता है कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे वो लकी थे। या प्लांट की हाइट हमारी जो थी वो टॉल थी या डॉर्फ थी, या वायलेट फ्लावर था या व्हाइट फ्लावर था, या उनका पोजीशन एक्सियल था या टर्मिनल था, या फिर वो इन्फ्लेटेड पॉड शेप था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था। सबका अगर आप ध्यान देखोगे तो मैंने सबका आपके लिए वो बना रखा है। ये रहा टॉल प्लांट, ठीक है, ये शॉर्ट, फिर ये पर्पल कलर या ये व्हाइट कलर। फिर कह रहे हैं कि फ्लावर की पोजीशन ये कहाँ पे है, एक्सियल पे, ठीक है, एक्सिस पे, या फिर कहाँ पे आएगी, टर्मिनल पे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कौन सा, ये। अब इन दोनों को देख लो ऐसे कि इनका जो क्या बोलते हैं, ये सॉरी यहाँ पे
यहाँ से देखना है आपको। इनका जो पॉड शेप था वो कैसा है, पॉड शेप पहले ये रहा, पॉड शेप है वो कैसा है, इन्फ्लेटेड, जैसे हमारी मटर होती है एकदम हरी भरी, ठीक है, या फिर कैसे ऐसे ऐसे वाली है, ठीक है, दोनों वेराइटीज आपने देखी होंगी घर में। तो इसको हम कॉन्स्ट्रक्टेड कहते हैं। पॉड का कलर कौन सा डोमिनेंट है, ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव। रेसेसिव। यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है, बिकॉज इस पे ना मतलब मेरे को तो कौन सा नीट देना है, ठीक है, तुमको नीट देना है, तो मैं इसमें अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ग्रीन इज डोमिनेंट, ग्रीन इज नेवर डोमिनेंट, येलो कलर इज डोमिनेंट, ठीक है, येलो कलर ऑफ जो हमारा मटर है वो डोमिनेंट है, और ग्रीन जो हम लोग खाते हैं दैट इज योर रेसेसिव कलर, ठीक है। और दूसरा पॉड का शेप, ये तो क्लियर है कि राउंड होता है तो डोमिनेंट और रिंकल्ड होता है तो रेसेसिव। आर वी क्लियर विद दिस? मैम इसका वो मैम ग्रीन तो खाते हैं हम लोग। ये तो ग्रीन होता है वो ना। डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है ना। स्टोर कौन सा करते हैं, पीला वाला मैम, मटर। गोलगप्पे वगैरह में खाते हैं, अच्छा हाँ मैम, वो वाली। ठीक है, तो वो हमारा डोमिनेंट। नहीं बच्चे, तुम्हारे पास कोई अलग बुक थोड़ी ना है, मेरे पास भी बुक है, एनसीईआरटी ही है मेरे पास भी, मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ के नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। चलो जी, अब आ जाता है हमारा कि वही चीज फिर से जो मैंने आपको अभी कर रहे थे कंप्लीट। रुको मैं एक बार बुक मंगा लूं क्या, अगर आप लोग को इतना डाउट हो रहा है तो। मेरी बुक एक्चुअली डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, मैं भी बोल देती हूँ। वाई गार्डन पी, गार्डन पी सेलेक्ट करने के पीछे उनका रीजन क्या था? सबसे पहला था कि वो एक एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट का मतलब साल में एक बार होता है। आजाद जी, एनुअल तो ही होता है। नहीं नहीं, अब कोई नहीं बताएगा, आजाद बताएंगे। आजाद जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनुअल प्लांट? यस मैम पता नहीं। मैम बाइनियल प्लांट, एनुअल प्लांट, और वही तो है मैम। हाँ मैम। क्या होते हैं ये? मैम एनुअल वो होता है जो साल में एक बार, मतलब ऐसे तो चलता रहेगा, लेकिन जब एक बार फल दे देता है तो उसके बाद ये सूख जाता है। अबे तुम पता है थोड़ा साल सा में एक बार। ट्रैक पे चल रहे हो, बट ऐसे ऐसे गाड़ी तुम्हारी चल रही है। मैम साल में एक बार ही देता है, मतलब किस तरह। कॉन्फिडेंट नहीं हो, चलो सुनो अब मेरी बात। एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है मैम, कितने अभी आपने तीनों फॉर्म्स बता दिए। एनुअल तो मैं तीनों को ही देख लेती हूँ, बाइनियल और पेरेनियल, बट कोई एग्जांपल मत पूछना यार अभी, बस बाइनियल का मत पूछना, बाकी तो मैं बता दूंगी। एनुअल प्लांट्स हमारी कौन सी हो गई? पेरेनियल का होता है ना बरगद का पेड़। लड़के अब मैं बता रही हूँ, ठीक है, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। एनुअल प्लांट का अगर आप डेफिनेशन इन तीनों की दोगे ना, तो इन प्लांट्स की डेफिनेशन आप कैसे दोगे कि दोज प्लांट हु कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, ठीक है, एक ही साल में। अब वो एक साल आप महीनों में नहीं बताओगे कि चलो मैम आप तो बोल रहे हो मटर तो 4 महीने में हो जाती है, ठीक है, वो उससे कहानी से मतलब नहीं है। कहानी से मतलब ये है कि एक ही बार में उसकी जो लाइफ साइकिल है, अब लोगों ने आई गेस अभी नहीं पढ़ा होगा शायद ये वाला पार्ट, कि हर एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, नहीं पढ़ा होगा यार, कि वेजिटेटिव फेज, फिर उसका जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। है ना, पढ़ा है, हाँ, ये वाला फेज, फिर सेनेसेंट फेज, ठीक है, ये सारे फेसेस जो हैं ये क्या होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ स्पैन होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का, ठीक है। तो ये जुवेनाइल फेज तो चलो एनिमल्स में आता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज है ये। क्या है? वेजिटेटिव फेज, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर उनका सेनेसेंट फेज। तो ये पूरा का पूरा तीनों फेसेस एक ईयर में अगर कंप्लीट होता है तो उसे कहते हैं एनुअल प्लांट। अगर वो प्लांट आपने इस साल उसको क्या बोलते हैं उगाया है, सो किया है, और नेक्स्ट ईयर जाके वो फ्रूटिंग कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो रही है, मतलब कि एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना साल लग रहा है? 2 साल लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं बाइनियल प्लांट। और बाकी हमारे कौन से, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, ये सब जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो क्या हर साल फ्लावर करते हैं, हर साल शेड कर जाते हैं, पतझड़ में पत्तियां भी उड़ जाती हैं, बट फिर से ग्रीन हो जाते हैं। तो दैट इज योर पेरेनियल प्लांट। और एनुअल में मोस्टली हमारी कौन से आते हैं, जैसे हमारे सीजनल वेजिटेबल्स जो आते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं, जैसे ये पालक, धनिया, मेथी, ये सब जो चीजें हैं ये सब हमारी किस में आते हैं? एनुअल में, ठीक है। अब क्लियर हो गया? यस मैम। सुन ही नहीं रहे, चलो मेरी बुक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एनुअल प्लान सॉरी क्लियर हो गया हमारा। फिर आ गई हमारा क्या कि शॉर्ट सी लाइफ स्पैन थी, जो आपने आंसर बताया अभी, 4 महीने में इनका पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जा रहा था,
हाँ जी मैम ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब क्या? बाइसेक्सुअल प्लांट मीन्स फीमेल मेल और फीमेल एक ही प्लांट में थे, Yes. ठीक है। एंथर और पॉलन ग्रेन्स, एंथर और पॉलन ग्रेन्स तो एक ही हो गया ना? नहीं, हाँ एंथर और स्टिग्मा, सॉरी कार्पेल और वो दोनों के पिस्टिल मैम, पिस्टिल मेल पिस्टिल और जो है स्टेम। दोनों के दोनों एक ही पार्ट्स में थे, ठीक है मैम। फिर है क्या? सेल्फ पॉलिनेटिंग है मैम, ठीक है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन इनमें हो जाती है, विच इज आल्सो वेरी यूनिक कैरेक्टर, और इसी का रिजल्ट है कि हमें ट्रू ब्रीडिंग मिल जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू ब्रीडिंग? सेल्फ पॉलिनेशन तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या हुआ? वेरिएशंस, प्लांट वेरिएशन क्या कहा कह तस्लीम? सकते हैं। नहीं दिया, अभय जी गलत जा रहे हैं। वेरिएशन तो होगा ही नहीं मैम सेल्फ में तो। बिल्कुल सही, कोई वेरिएशन नहीं। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हुआ क्या कि हमने जब टॉल और टॉल को क्रॉस कराया है, ठीक है, तो हमारा जो है हमें टॉल ही मिलेगा, ठीक है। यस मैम। ये जो चीज है, ये जो पी प्लांट है वो हमारा मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसमें दूसरा जीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कि कैपिटल वाले को स्मॉल से नहीं कराएंगे, तब तक वो हमारा जो है मिक्स हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं वो नहीं देगा। तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि हम जनरेशन टू जनरेशन जैसा प्लांट चाहे वैसा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या पता है कि ये रहा हमारा कौन सा डोमिनेंट वाला, कौन सा है हमारा हाइट वाला, ठीक है, शॉर्ट और डॉर्फ, ठीक है, यही वाले पढ़ेंगे ज्यादातर हम, टॉल और डॉर्फ वाले, कि ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये हमें नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन लेके जाने हैं, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल। चलिए जी, आगे क्या आ जाता है हमारा? आगे आ जाता है कि हर बार हमको कैसी हाइब्रिड्स मिल रहे थे? फर्टाइल हाइब्रिड्स, जो कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि थोड़े बहुत हमारे पास ऐसे भी जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या आ जाते हैं? स्टेराइल होते हैं, जैसे कि म्यूल, ठीक है, आपको पता है ना वो डंकी एंड क्या बोलते हैं वर्कर किसका? भी होते हैं। हॉर्स का, ठीक है। वर्कर तो भी। म्यूल जो है, म्यूल इज स्टेराइल, ठीक है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसको जैसे हम क्या हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है, अपने काम के लिए फायदे के लिए इंसान ने उसको करा था। फर्टाइल F2 जनरेशन आ रही थी हमारी, तो विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, क्वीन हनी भी तो हमारी फर्टाइल होती है बच्चे, वर्कर हनी बीज वो वर्कर भी, स्टेराइल है। हाँ। हाँ, क्वीन नहीं, क्वीन तो फर्टाइल है तभी तो वो रानी है। फिर क्या आ गया? स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, छोटू सा प्लांट है, और उसको क्या कन्वीनियंटली हम क्या बोलते हैं मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लैब में आप ग्रो कर सकते हो, लेबोरेटरी कंडीशन उनको प्रोवाइड कर सकते हो। बड़ा सा आम का पेड़ पे करते हो तो क्या ही करता है वो, ठीक है। फिर क्या है हमारा? पजेस मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बट वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे हैं? हमारे सारे के सारे पेयर्स में ही हैं, ठीक है। चलो, ये रहा हमारा इसका रीजन कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था और कैसे सेलेक्ट किया था। एक और पार्ट हमारा इससे आगे वाला रह गया था ना। चलिए जी, अब उन्होंने किया क्या था? मेंडल जी ने जो था काम, वो कौन से काम किए? पहले तो उन्होंने सेलेक्ट किए 2p प्लांट्स विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसपे भी उनको काम करना था। और अभी के लिए हम कौन सा टॉल कैरेक्टर ही लेके चल देते हैं, कि उन्होंने टॉल वाले जो थे 2 प्लांट सेलेक्ट किए। फिर क्या किया? इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन जो वर्ड है वो किसको नहीं पता है? सबको पता है कि इमैस्कुलेशन मतलब क्या? हम एंथर एंथर को को मूव उड़ा करना। देते हैं, ठीक है। एंथर ऑफ द प्लांट इज जिसे कहते हैं रिमूव टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है, हमने इसको हटा दिया, बट दिस इज फीमेल पेरेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है? अब हमारा फीमेल पेरेंट प्लांट जो है वो रहेगा, और पॉलन ग्रेन हमको जो हमें चाहिए कैरेक्टर हम वो वाले डालेंगे उसमें। फिर हमने पॉलिनेशन कराई कि कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पेरेंट्स, और उसको हमने ट्रांसफर करा दिया फीमेल पेरेंट पे। आगे कहानी क्या हुई कि कलेक्शन एंड उनका जर्मिनेशन कराया गया टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है जी। ये जो 4 स्टेप हैं वो आपके मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवाए थे। किसी को इस वाले में प्रॉब्लम? ये तो बच्चों वाले हैं, चारों स्टेप याद हो जाएंगे ना। चलिए मैम। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और कहाँ पे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है? मोनो मींस सिंगल, एक। ठीक है। हाँ, कि हमने क्या किया है? एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, ठीक है, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। नाउ वेदर वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपका क्या है? हाइट का हो सकता है, या फिर आपका फ्लावर का हो सकता है,
कलर, फ्लावर की कलर या पोजीशन का हो सकता है, पॉड के शेप या कलर का हो सकता है, सीड के कलर या सीड का शेप का हो सकता है, बट लिया हमने एट ए टाइम एक ही लिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं मैम? उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है मैम, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर। ठीक है, एक कैरेक्टर पेयर में। नाउ मेंडल क्रॉस ऑल द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और मेंडल ने अपना काम जो किस पे किया था? मोस्ट ऑफ द जो काम था उनका हाइट ऑफ द प्लांट पे डिपेंडेंट था। और हाइट ऑफ द प्लांट में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, दो एलील्स कौन कौन से के बता रहे हैं हमारे? एक टॉल और दूसरा डॉर्फ। ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ जाओ मैम। आगे क्या कहानी है? इनहेरिटेंस ऑफ जीन में आगे आगे आपका आ गया कौन सा पार्ट कि हमने जो है क्रॉस कैसे करवाया था। क्रॉस कैसे करवाया था? अगेन पेरेंट्स, आपको जो लिखना आना चाहिए बच्चा जी, वो ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, जब नीट का एग्जाम दोगे तो इतना तुमको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से क्रॉस कराना होता है। बट जब आप अपना सीबीएसई का एग्जाम देंगे तो आपको प्रॉपर देना है उनको कि पेरेंट्स हमारे कौन से हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव डॉर्फ, ये हमारे क्या है? पेरेंट हैं। होमोजाइगस मतलब सेम सेम है एलील्स, देख लो। ठीक है, और ये डोमिनेंट का है और ये हमारा रेसेसिव का है। कौन सा डोमिनेंट का? टॉलनेस का, और ये डॉर्फनेस का। ठीक है मैम, इसमें से हमारे पास क्या है? जब आपको पता है जब हम गैमीट्स लेते हैं तो सिर्फ कितना पार्ट जाएगा? हाफ। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। बट जब हम उसके बात करेंगे, जैसे इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों ही गैमीट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे? ये हमारा जो F1 जनरेशन आएगा, यहाँ पे आप पहले गैमीट्स लिखेंगे, देन F1 जनरेशन, जिसे हम क्या फीलियल जनरेशन कहते हैं। F1 मीन, F का फुल फॉर्म है फीलियल। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो यहाँ पे टॉल सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल आ गए। फिर क्या करें? इनकी हमने कराई सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स यही जो रिजल्टेंट आया उसी से उसको क्रॉस करा दिया या उसी से उसको मेट करवा दिया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। और सेल्फिंग के बाद हमारे को कैसे लिखना है? ऐसे। आपको आता है ये क्रॉस बनाना, पनेट स्क्वायर जिसे हम कहते हैं? यस मैम, आता स्क्वायर। पनेट स्क्वायर। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर नहीं आता है तो वो मुझे बता सकते हैं। 1.3 क्या बच्चे? 1.3, अच्छा 1:3, सॉरी 3:1 पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा आता है 3:1 कि 3 इज फॉर टॉल एंड 1 इज फॉर डॉर्फ। ठीक है, ये रही हमारी किसकी? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के पहले वाले पार्ट की। ठीक है, ये रहे आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कौन सा ये था मैम? फिनोटाइप। ये जीनोटाइप। फिनोटाइप इसका है ये। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो है, दिस इज ऑल अबाउट हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बट आज के लिए हम अपनी क्लास को क्या करेंगे? यहीं पे कर देंगे समाप्त। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी किसी भी पार्ट से जो आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज मेरी जस्ट 15 मिनट बाद CUET की नेक्स्ट क्लास है। जीनोटाइप रेशियो तो बताना है आपको। क्या बताना है तस्लीम? 9:3:3:1 का जीनोटाइप रेशियो तो बताना है कल आपको। हाँ जी तस्लीम, बिल्कुल सही। ठीक है, और कल हम थोड़े से क्या कर लेंगे? क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, हल्के से। ओके जी, बाय जी एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय मैम। बाय जी, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हाँ जी बिल्कुल जी, क्रिकेट जी आपका भी। मैम गुड Bye, ma'am. मॉर्निंग। बाय जी अभय जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। हाँ जी बिल्कुल जी। बाय वक्सून जी, बाय क्रिकेट जी। थैंक यू वक्सून फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।